we have discussed only zero order reaction. But now we have to discuss the integrated rate law or integrated rate equation for the first order reaction. What does it mean? If we think that the given reaction is first order, then what should we write? कहेगा कोई मुझे, क्या लिखेंगे हम? पहले तो एक रिएक्शन लेते हैं भाई, R टेंड्स टू P, मतलब रिएक्टेंट में से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रही है, ऐसा एज्यूम करो रिएक्शन। अब अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है रिएक्टेंट के कौन से पावर में, तो फर्स्ट पावर में, बराबर है, क्योंकि ऊपर का जो टोटल है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करता है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसका फर्स्ट पावर लेंगे। अब प्रोपोर्शनलिटी हम निकाल देते हैं, तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू आर, क्योंकि आर इज टू 1 मतलब आर। रेट को हम ऐसे दिखाते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर। अब जनरली इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हम करते हैं ना, तो सेम तरीके के जो फंक्शन है उसे सेम साइड होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम आर को इस तरफ लेकर जाएंगे और डी टी को सामने जाने देंगे। मतलब ये हो जाएगा डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब देखो हमने दो चीज साथ में की, हमने माइनस भी सामने जाने दिया और आर और डेल्टा टी की जगह भी क्या कर दी, चेंज, बराबर है। अब सेम टाइप के फंक्शन सेम साइड है, बट ये छोटा टुकड़ा है आर का। हमने आगे वाले लेक्चर में भी कहा था कि ये जो गैप मिलते हैं वो छोटे छोटे गैप मिलते हैं हमें, टाइम गैप में रिएक्शन का जो रेट है वो मिलता है, तो उसे इंटीग्रेट करने पर हमें जो एवरेज वाला रेट है पूरे रिएक्शन का वो मिल सकता है। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर, और या माइनस के का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन डी टी। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन 1 बाई आर डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई कहेगा मुझे फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर? जिससे डी आर का आर होता है, वैसे 1 बाई आर डी आर का क्या होता है? कोई नहीं बताएगा। 1 अपॉन कोई भी चीज है, मतलब कि 1 बाई एक्स लेते हो तो उसका होता है एल एन एक्स, कई बार लोग एक्स लिया जाता है, हम एल एन एक्स ही लेंगे। एक्स के बदले यहाँ पर आर का इंटीग्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, एल एन आर। अब कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो माइनस के वैसे ही रहेगा। डी टी मतलब टी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक पूरा टी मिलेगा, मतलब माइनस के टी। मैंने एक चीज कही थी, याद करो, अगर हम इंटीग्रेशन करते तो क्या यहाँ पर रखना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखना पड़ेगा सी। बट यहाँ पर जब जब हम कंसंट्रेशन वाले चैप्टर्स पढ़ रहे तो वहां पर सी नहीं रखेंगे, क्योंकि सी का मतलब तो कंसंट्रेशन भी होता है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई यहाँ पर रखा जाता है। ये नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने लिया था ना, सेम फॉर्मूला आपको, मतलब कि सेम मेथड से आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। यहाँ पर हमने एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई ऐसा फॉर्मूला मिला। अब हमने क्या किया था, जरा याद करो, इनिशियल टाइम हमने याद किया था, एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो भी इनिशियली होगा एट 0 टाइम, मतलब वहां पर आप क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू आर जीरो। अब ये वैल्यू अगर आप पुट करते हो इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा, एल एन आर के बदले क्या मिलेगा, आर जीरो, माइनस के टी के बदले तो क्या होगा, 0 प्लस आई। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एल एन आर जीरो है, वो वैल्यू आई जितनी होगी। अब यही वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, देन इक्वेशन 1 विल बी एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो। क्लियर? इसे नंबर दे दो 3।
ये इक्वेशन को आप कौन से इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो, जरा याद करो। जीरो ऑर्डर के लिए हमने कौन से इक्वेशन के साथ कंपेयर किया था, वो इक्वेशन को क्या नाम दिया था? हाँ, लीनियर इक्वेशन। तो इफ यू कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 विद लीनियर इक्वेशन विच इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देन हम ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। y एक्सिस पर क्या लेना है, एल एन आर, और x पर क्या लेना है, t। तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के साथ कंपेयर हो सके ऐसी फॉर्मूला आपने कंपेयर किया, और एक्स और वाई वही लिए जो इसमें एक्स और वाई आते हैं, बराबर है। एम जो है वो स्लोप की वैल्यू देता है, बट याद ये रखिए कि आर जो है इनिशियल वो आर जीरो मतलब हायर होता है, तो ये स्लोप ऐसे मिलेगा नेगेटिव, इस तरीके से है तो नेगेटिव, बराबर है। ऐसे होता है तो पॉजिटिव होता है, ओरिजिन की ओर से अपवर्ड जा रहा है तो ये जो चीज है वो स्लोप आपको मिलेगा, वो कितना मिलेगा, तो एम जितना। और एम के साथ आप कंपेयर करो तो क्या मिलता है, माइनस के। सी जो है वो क्या शो करेगा, इंटरसेप्ट शो करेगा, और वो कितना है, एल एन आर जीरो, मतलब ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका नेचुरल लॉग जो है वो मिलेगा। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर के डेटा अगर आपको दिए है तो आप कंसंट्रेशन ऑफ आर मतलब एल एन आर ले सकते हो, और उसका स्लोप आपको इस तरीके से मिलेगा। बट यहाँ पर अभी खत्म नहीं होता, इसे रीअरेंज करके आप के और टी के लिए फॉर्मूला गेन कर सकते हो। कैसे, ये एल एन वाले फंक्शंस को एक तरफ ले जाओ। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट हियर एल एन आर जीरो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी। लॉग के रूल याद करो जरा, वही एल एन को अप्लाई होंगे। log x माइनस log y को आप क्या लिखते हो, कोई कहेगा मुझे? log x माइनस log y को आप क्या लिख सकते हो? log x by y। हाँ, log x बाय y। तो ये सिमिलर है, देखो एल एन आर माइनस एल एन आर जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, एल एन आर बाई आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। अगर आपको माइनस निकाल देना है तो आप यहां पर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये ऊपर किया होता तो ये दोनों की साइन चेंज हो जाती थी ना, ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता, तो आर जीरो अपॉन आर हो जाता। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कर दो, बराबर। जब लोग ये एल एन है तो आप इसे जो रेशियो आपको दिए है उसे आप साइन चेंज करने पर इंटरचेंज कर सकते हो। अब आपको एक फॉर्मूला मिल गया। अगर आप के कैलकुलेट करना चाहते हो तो के इज इक्वल टू होगा 1/t एल एन आर जीरो बाई आर। और if we want to calculate t, तो t is equal to होगा 1/k ln r जीरो बाई r, बराबर है। और ln क्या है, तो ln जो है वो है 2.303 log, तो आप इसे ऐसे पे लिख सकते हो, k is equal to 2.303 अपॉन t log r जीरो बाई। ये जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशन है, किसका, आर जीरो मतलब इनिशियल, फाइनल के मतलब कितना टाइम वहां पर है वो, और रेट कांस्टेंट के बीच में, बराबर है। तो ये जो चीज है, एम आई ऑडिबल बच्चों? यस सर। सर क्लियर नहीं है। नहीं, मैं मीटिंग में से लेफ्ट हो गया ऐसा दिखा रहा है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्लियर है, वो कोई दिक्कत नहीं, चलो चलाते हैं, आपको दिख रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। यहाँ पर हमने जो चीज का आपको कही कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला है, वैसे ही हमने आगे जीरो ऑर्डर फॉर्मूला के लिए भी आपको एक फॉर्मूला दिया था आगे, जीरो ऑर्डर के लिए भी वो क्या था, के इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर बाई टी, वो आपको याद रखना है, बराबर है। ये जीरो ऑर्डर के लिए हमने अगले वाले लेक्चर में किया था, और ये फर्स्ट ऑर्डर जो है उसके लिए हमने एक रिएक्शन और फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया है कई बार। अब खास याद रखिए, इसमें ऐसा दिया गया होता है कि गैसियस रिएक्शन है, पूरा का पूरा रिएक्शन जो है गिवन रिएक्शन वो गैसियस है, तो क्या करना है,
मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है लाइक दैट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, बट एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, बराबर है, और रिएक्टेंट एक ही है। अब जब कंसंट्रेशन आप लेते हो ना तो आप स्क्वायर ब्रैकेट करके लिखते हो, बट जब गैसियस प्रोडक्ट्स है तब आपको कंसंट्रेशन के बदले क्या लेना होता है, तो तब आपको कंसंट्रेशन के बदले लेना होता है प्रेशर, बराबर है। तो टाइम जीरो जब है, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें तो मतलब टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर अगर आप आगे बढ़ते हो तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो प्रेशर में हम मेजर मतलब पी आई इनिशियल कर देंगे हम एटमोस्फियर। अब प्रोडक्ट तो तब बनी नहीं होती है, तो वो दोनों क्या होती है, जीरो। उसका प्रेशर क्या होता है, जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनी नहीं होगी। बट कोई टाइम टी पर आप ले लेते हो, एक्स वाई जेड कोई भी टाइम आपने ले लिया, तो क्या हुआ, कोई भी चीज जो बनी है उसके नंबर ऑफ मोल कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ। मान लीजिए कि दोनों के एक्स एक्स मोल क्रिएट हुआ है, तो इसका एक्स मोल ब्रेक होगा ना तब ये दोनों का एक्स मोल का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहां पर आप जो पी या एटमोस्फियर था उसमें से एक्स एटमोस्फियर जो है वो कम होगा, उतना प्रेशर जो है वो कम होगा, तो प्रोडक्ट का प्रेशर इतना बढ़ेगा। हाँ, यहां पर एक लिखना जरूरी है कि वी आर डीलिंग विथ द गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बराबर है। अब क्या होगा, इनिशियल प्रेशर जो है उसमें थोड़ी क्या हुई होगी, डिक्रीमेंट आया होगा, और इक्विलिब्रियम के टाइम पर टोटल प्रेशर कितना होगा वो जरा बताइए। टोटल प्रेशर क्या होगा, तो ये तीनों के सम जितना, क्योंकि तीनों चीजें प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, तो आपको लिखना पड़ेगा पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब क्या हो जाएगा, एक माइनस एक्स और प्लस एक्स कट हो जाएगा, तो पी आई प्लस एक्स, ये जो है वो आपको मिलेगा टोटल प्रेशर। ये जनरली पूछेंगे नहीं आपको, बट गैसियस रिएक्शन अगर दिया है तो इस तरीके से आगे बढ़ना है, इनिशियल प्रेशर लेना है और टी टाइम पर प्रेशर लेना है, टोटल प्रेशर ढूंढना है, उसके ऊपर से एक्स ढूंढना है आपको। तो एक्स क्या मिलेगा आपको, पी टोटल माइनस पी इनिशियल, बराबर है। ये आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, मतलब कितनी कमी आई टोटल प्रेशर में से इनिशियल प्रेशर आप माइनस करते हो तो कितनी प्रेशर में गिरावट हुई वो आपको पता चल सकता है। अब आप ढूंढना चाहते हो जो पी आर है, आर मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर है, वो कितना था, पी आई माइनस एक्स, मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर है वो कितना था, पी आई माइनस एक्स हमने लिया था। तो पी आई माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो आपने क्या गेन किया, पी टोटल माइनस पी आई, तो क्या हो जाएगा, पी आई माइनस पी टी माइनस माइनस प्लस पी आई, मतलब 2 पी आई माइनस क्या मिलेगा, पी टी। ये हमें क्या मिलेगा, रिएक्टेंट जो है उसका प्रेशर मिलेगा। अगर ये गिवन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, खास ध्यान रखिए, हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव किया, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो के इज इक्वल टू क्या था, 2.303 अपॉन टाइम टेकन लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन के बदले हम क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे, बराबर है। मतलब कि पी आई अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट का लास्ट में जो पी आई माइनस एक्स था वो क्या था, टी टाइम पर रिएक्टेंट का प्रेशर था, तो हम लेंगे वहां पर पी रिएक्टेंट। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर रही है, बाकी कुछ नहीं है, मतलब 2.303 अपॉन टी लोग इनिशियल तो उतना ही रहेगा, फाइनल कितना मिला हमें पी आर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पी आई माइनस पी टी। इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला है, आपको जब ऐसे सम अगर दिए जाए, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो फाइनल प्रेशर ढूंढना है। यहाँ पर पहले एक्स ढूंढो, ये इनिशियल में से एक्स माइनस करो तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रेशर मिल जाएगा, उसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है आपको, बराबर है। तो आपको इनिशियल फाइनल प्रेशर की मदद से क्या मिल जाएगा, दिए गए रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मिल जाएगा, और रेट कांस्टेंट जो है वो आगे हम कोई भी कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं, वो रिएक्शन के लिए काम में ले सकते हैं, बराबर है। अब एक नया टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अलावा, और वो है हाफ लाइफ टाइम।
फिजिक्स में आया है हाफ लाइफ टाइम कि नहीं? वर्ड सुना है हाफ लाइफ टाइम आपने फिजिक्स में कभी कि नहीं सुना है अभी तक? व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम? नहीं सुना है तो आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ टाइम किसे कहते हैं? तो द टाइम रिक्वायर्ड टू become concentration of reactant exactly to its half with respect to its initial concentration। कोई भी जो रिएक्टेंट आपने लिया उसका जितना भी कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कि शुरुआती कंसंट्रेशन 0.25 मोलर है, तो उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे तो डिक्रीज होगा एज द टाइम पासिस। रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता जाता है। तो आपने जितना लिया है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। हाफ हो जाए एग्जैक्ट, उतना जो टाइम लगता है उसका एग्जैक्ट हाफ होने में, उसे उसका क्या कहेंगे? तो हाफ लाइफ टाइम, ऐसा हम कहेंगे। अब हाफ लाइफ टाइम जो है ना, उससे एग्जैक्ट डबल करो तो फुल टाइम मिलेगा, वो जरूरी नहीं। बच्चे जो है वो एक गलत फहमी में रहते हैं कि भाई कोई चीज का हाफ लाइफ टाइम 53 ईयर्स है, इसका मतलब 106 ईयर में वो खत्म हो जाएगा। ये गलत बात है। रीजन हम बताते हैं कि ऐसा क्यों है। हाफ लाइफ टाइम आपने वर्ड तो सुना ही है। देखो, हमने 11th में जो हाइड्रोजन नाम का चैप्टर लिया था, उसमें ट्रिटियम नाम का आइसोटोप आया था। ट्रिटियम जो है उसकी हाफ लाइफ टाइम 12.33 ईयर्स होती है, ऐसा आपने याद भी रखा था, बराबर है। तो ये हाफ लाइफ टाइम वहां पर मैंने समझाया था क्या है। बट गलतफहमी ये नहीं होनी चाहिए कि डबल द टाइम ऑफ हाफ लाइफ टाइम इज इट्स फुल लाइफ टाइम, बराबर है। वो इसलिए कि मान लीजिए आपने कोई चीज 4 ग्राम ली है, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ उसका, उसे एग्जैक्टली हाफ होने में, 4 ग्राम में से 2 ग्राम होने में अगर 10 सेकंड लगते हैं, तो ये उसका हाफ लाइफ टाइम है। अब बाकी के 10 सेकंड में क्या होगा, तो वो 2 ग्राम है ना, वो अब उसका इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। तो आप ये मानोगे कि 10 सेकंड में ये 2 ग्राम जो है वो जीरो हो जाएगा, तो गलत है। 2 ग्राम में से वो कितना होगा बाकी के 10 सेकंड में? तो वो 1 ग्राम होगा। क्यों? इनिशियल का कितना होता है? हाफ होता है। अब देखिए ऐसी चेन तो चलती ही रहेगी। अब ये जो 1 ग्राम है वो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, तो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में वो कितना होगा 1 ग्राम में से? 0.5 ग्राम। अब नेक्स्ट 10 सेकेंड में 0.5 ग्राम में से वो कितना होगा? 0.25 ग्राम होगा। इसका लगभग लगभग कोई एंड नहीं है। तो ये तो 4 गुना टाइम चला गया, तो अभी तो ये खत्म नहीं हुआ। तो ये गलत फहमी में कभी नहीं रहना है कि जो हाफ लाइफ टाइम है उसका डबल करो तो फुल लाइफ टाइम मिलेगा, गलत, बराबर है। तो हाफ लाइफ टाइम है वो क्या शो करता है कि आपने जितना कंसंट्रेशन लिया उससे एग्जैक्टली हाफ होने में वो रिएक्शन कितना टाइम लगाता है, उसे उसकी क्या कहेंगे? हाफ लाइफ टाइम कहेंगे, बराबर है। अभी हाफ लाइफ टाइम जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए भी अलग होता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अलग होता है। मतलब उसके दोनों को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो दोनों के लिए अलग है। कैसे, वो हम देखते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या था, याद रखने के लिए दिया था, जो हमने डिराइव किया वो के इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, जरा याद करवाओ मुझे। चलो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू R0 माइनस R बाय, हाँ, R/T। ये जो था वो जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, वो आपने डिराइव किया था। बट अब तो हम डील कर रहे हैं हाफ लाइफ टाइम के साथ। हाफ लाइफ टाइम कैन बी डिनोटेड बाय T1/2। T1/2 जो है वो हाफ लाइफ टाइम शो करता है, बी रिमेंबर। बट हाफ लाइफ टाइम पर मतलब जब T इज इक्वल टू T1/2 है, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो अब क्या हो गया होगा, मतलब ये फाइनल जो है वो इनिशियल का हाफ हो गया होगा।
R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0/2। मतलब इनिशियल जो है वो हाफ हो जाए, तब का जो टाइम है, उतना जो टाइम उसने ऑक्यूपाई किया है या कंज्यूम किया है, उसे हम उसका क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम ये फॉर्मूला में रखते हैं तो क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू R0 माइनस, अब फाइनल कितना होगा, इनिशियल से हाफ, अपॉन, अब टाइम के लिए हम सिर्फ टी नहीं लिखेंगे क्योंकि हाफ लाइफ टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, T1/2। अब देखो ये पूरा R0 है, उसमें से आधा R0 जाए तो बचेगा कितना, K इज इक्वल टू 1/2 R0। बराबर है, तो T1/2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देन T1/2 इज इक्वल टू R0/2 के, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, T1/2 इज इक्वल टू 1/2 के इंटू R0। अब ये 1 2 और के तो कांस्टेंट है ही, मतलब ये पूरी एंटिटी कांस्टेंट है। आप जब देखो प्रोपोर्शनलिटी निकालते हो तो कांस्टेंट रखते हो, तो कांस्टेंट निकालो तो क्या रख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी रख सकते हो कि नहीं भाई, बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब अब देखो खास याद रखना ये स्टेटमेंट, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए हम बोल रहे हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बराबर है, अगर आपको दिया गया रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा तो हाफ लाइफ टाइम है वो ज्यादा होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कम तो हाफ लाइफ टाइम भी क्या होगा, कम होगा। बराबर है, ये वो वेराई होता रहता है, बट कब, ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और ये फॉर्मूला सारे याद रखना, T1/2 के लिए भी और जीरो ऑर्डर के सिंपल इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए भी। बराबर है, ये हाफ लाइफ टाइम किसके लिए हुआ, जीरो ऑर्डर के लिए। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव करने की ट्राई करते हैं, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, जरा याद करवाओ, अभी अभी डिराइव किया हमने। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या लिखा था आपने, K इज इक्वल टू 1/T ln R0/R। बराबर है, और ln के बदले आप क्या लिख सकते हो, तो हमने कहा था 2.303 log R0/R। बट फिर से वही बात, T इज इक्वल टू T1/2 लेना है, इसका मतलब तो R जो है मतलब फाइनल कंसंट्रेशन कितना हुआ होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हुआ होगा, मतलब R0/2 जितना हुआ होगा। यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, R0/2। बराबर, मतलब इनिशियल का हाफ होना चाहिए, तो टाइम जो है वो भी हाफ लाइफ टाइम कहलाएगा। अब इसकी वैल्यू जो है आप ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई, अब T के बदले हम लिखेंगे T1/2 लोग R0/R0/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और साथ में हम K और T1/2 को भी इंटरचेंज करते हैं क्योंकि T1/2 को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कितना है वो, तो K log 2 आएगा क्योंकि R0 तो कट हो जाएगा, दोनों सेम है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा, न्यूमरेटर में तो 2 बचेगा, log 2 कितना होता है, 0.3010। हाँ 2.303/K इतना ही रहेगा, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। बराबर है, और ये मल्टीप्लीकेशन होगा 0.693, 0.693, और के वैसे ही रहेगा। तो T1/2 का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ ऐसा आया, देखो अब ये फॉर्मूला में कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन तो दिख नहीं रहा है, ये 0.693 भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस half life time is
independent of initial concentration। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आपके पास है, आप स्टडी कर रहे हो, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसका कंसंट्रेशन इनिशियल आप कितना भी ले लो, शुरुआती रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना भी ले लो, उसकी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू है, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। बराबर। और कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? मैंने आपको एक हिंट दी थी, जरा याद करो। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई होगी या कोई डेटा के ऊपर से आप डिराइव करोगे, तो उसका जो यूनिट आता है रेट कांस्टेंट का, वो रेट कांस्टेंट के यूनिट के ऊपर से आप क्या डिसाइड कर सकते हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर सकते हो। बराबर। मोल पर लीटर पर सेकंड है तो कौन सा ऑर्डर है, सिर्फ सेकंड इनवर्स है तो क्या है। बराबर है। मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड है तो वो सेकंड ऑर्डर है। तो इस तरीके से हमने रेट कांस्टेंट के यूनिट जो है वो कई सारे डिराइव किए थे, और उसके ऊपर से आप जो कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का, वो क्या कर सकते हो? इजीली डिराइव कर सकते हो। बराबर। कितनी चीजें कंप्लीट हुई? तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आज पढ़ा, और दोनों की हाफ लाइफ टाइम जो है वो आपने आज सीखी। रेयर रिएक्शन ऐसे है, अब याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए तो आपने सीखा, सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है। बराबर। मतलब पूछे नहीं जाएंगे। बट एक ऐसी चीज है जो कई बार हमें गुमराह करती है, और वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। स्यूडो का मतलब क्या है भाई? जो होता है वो नहीं दिखता है, और जो नहीं है वैसा लगता है हमें। स्यूडो मतलब एक्चुअल में नहीं होना। तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? तो कई बार देखो, मैं जनरली, बहुत ही रेयरली होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में होता है, तो हमें लिखना है इन सम कंडीशंस order of reactions may be altered। कैसी ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअल वाला हमें नहीं मिलता, या फॉर्मूला जो है वो एक्चुअल वाले काम नहीं करते हैं? तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस, या फिर ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो और दूसरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो। खास याद रखना, कंडीशन कौन सी? ऐसे रिएक्शंस के जिसमें कोई एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ह्यूज हो, बड़ा हो, और दूसरे का बहुत छोटा हो। जनरली एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, वो उसका एग्जांपल है। तब ऐसा देख, क्यों, वो अभी हम देखेंगे क्यों ऐसा हमें महसूस होता है कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर नहीं, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिखता है थ्योरी में आपको, बट आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो उसको। वो क्यों? मान लीजिए मैंने कहा कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस क्या बनता है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करो तो कहेगा कोई? एसिड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। कोई भी एस्टर आप ले लो, CH3COO, C2H5, उसका एक्चुअली में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एस्टिफिकेशन आप थोड़ा पढ़े हुए हो, इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में आता था। बराबर। इसका ये उल्टा रिएक्शन, एसिड और अल्कोहल मिक्स होते हैं तो एस्टर और वाटर देते हैं, हमने उसका उल्टा रिएक्शन लिया है। तो क्या बनेगा? एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा। बट हम अब कंडीशन लिखने जा रहे हैं कि आपने एस्टर लिया है, वो 0.01 मोल लिया है, और वाटर जो है वो आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया है। मान लीजिए कि 1 लीटर वाटर लिया था, मतलब 55.55 मोलर लिया है, मोल लिया है वो, क्योंकि 1 लीटर वाटर की मोलारिटी 55.55 होती है, वो आपने सीखा है। तो अब होगा क्या? शुरुआत में तो ये बने ही नहीं होंगे, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो होगा, T=0 पर। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा? ये पूरा यूज हो जाता है मान लीजिए, तो अब ये जीरो हो जाएगा। अब ये 55.55 मोलर था, उसमें से सिर्फ 0.01 माइनस होगा,
क्योंकि ये 1 मोल के सामने 1 मोल यूज होता है, तो 0.01 के सामने कितना यूज होगा? 0.01। मतलब ये बचेगा कितना? 55.54 मोल, बराबर है। और ये 0.01 मोल, 0.01 मोल बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे। बट आप H2O को ध्यान में रखकर बोलिए कि इसके कंसंट्रेशन में क्या आपको लगता है कोई मेजर चेंज हुआ? 55.55 में से सिर्फ 0.01 कम हो तो आप तो उसे क्या बुलाएंगे कि भाई निग्लिजिबल चेंज है, हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। बट यहां पर नलिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल जीरो हो गया है, खत्म हो गया है। तो एक्चुअली में रिएक्शन में कंसंट्रेशन में चेंज दोनों रिएक्टेंट में होता है, तो ये होना चाहिए सेकंड ऑर्डर। क्यों? रेट जो है वो ये रिएक्शन के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है और ये रिएक्टेंट के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, मतलब एस्टर के साथ भी और वाटर के साथ भी। तो होना चाहिए सेकंड ऑर्डर, खास ध्यान रखिएगा, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में तो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। बट यहां पर आप थियोरेटिकली जाओ तो ये कांस्टेंट ले सकते हो कंसंट्रेशन, क्योंकि निग्लिजिबल चेंज है, देखो कोई बड़ा चेंज नहीं है इसमें। तो रेट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा अब? एस्टर के ऊपर, एस्टर के कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि ये तो हो गया कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आप निकालते हो तो वो भी कांस्टेंट है, और वाटर का कंसंट्रेशन भी लगभग लगभग कांस्टेंट है, क्योंकि इतने बड़े कंसंट्रेशन में निग्लिजिबल फर्क हुआ है तो वो लगभग कांस्टेंट ही है, बराबर है। तो यहां पर रेट इज क्या होगा? K इंटू आर, और ये आर कौन सा होगा? एस्टर। तो एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, होना चाहिए दोनों के ऊपर, करता है एक के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर। तो एक्चुअल में होता है सेकंड ऑर्डर, बट प्रैक्टिकली काम करता है फर्स्ट ऑर्डर की तरह, बराबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहेंगे। और ऐसा कब होता है? जब कोई एक रिएक्टेंट जो है उसका कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर वन, मतलब दूसरे का बहुत कम है। तो जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो अल्टर होता है कि होना चाहिए कोई और कैलकुलेट करते हो तब मिलता है कुछ और, बराबर है, क्योंकि कोई एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगभग रहता है कांस्टेंट। तो ऐसे जो रिएक्शन है उसे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम देंगे, बराबर है। इसके ऊपर डिपेंडेंट सम रेयरली पूछे जाते हैं, जनरली वो ऑर्डर वाले रिएक्शन से इंटीग्रेटेड रेट लो और हाफ लाइफ टाइम वाले जो रिएक्शंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट सम ही पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। और एक थियरी अभी टेम्परेचर के रिलेशन में आएगी, आरएनएस इक्वेशन उसे नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कहीं ना कहीं उसे लेंगे, चैप्टर आगे बढ़ाएंगे तब उसके ऊपर बेस्ड सम आते हैं। तो मेनली आज जितने फॉर्मूला आपने प्रिपेयर किए वो बहुत ज्यादा खास है, उसे ध्यान में रखकर सम प्रिपेयर करने की ट्राई करना।